नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। आप देख रहे हैं सिटी सेंटर। शुरुआत कर रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां हाई कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। सोमवार 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में वो हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से संबंधित ये बड़ी खबर आ रही है। अदालत ने दिल्ली के सीएम की याचिका को खारिज कर दिया। ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को उन्होंने कोर्ट में चुनौती दी थी। अब बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कल सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देंगे। सोमवार 1 अप्रैल से वो तिहाड़ जेल में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। बीते 1 अप्रैल से वो तिहाड़ में बंद हैं और वहीं से सरकार चला रहे हैं। तमाम दिशा निर्देश अपने नेताओं को अरविंद केजरीवाल वहीं से पहुंचा रहे हैं। कई बार उनकी लिखी चिट्ठियां उनकी धर्मपत्नी ने आकर के मंचों पर पढ़ी हैं। कोशिश यही थी अरविंद केजरीवाल की कि ईडी द्वारा हुई इस गिरफ्तारी और रिमांड को वो चुनौती दें, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। 1 अप्रैल से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस पूरे प्रक्रिया को चुनौती देते हुए अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसको खारिज कर दिया गया है हाईकोर्ट की बेंच द्वारा। अब बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली हाईकोर्ट से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती उनके द्वारा दी गई थी। अब सूत्र बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की टीम हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है ईडी के इस पूरी गिरफ्तारी और रिमांड की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए। राष्ट्रीय राजधानी के बाद अब वापस राजस्थान लौटते हैं, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े नेता धुआंधार प्रचार में लगे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट दौसा लोकसभा क्षेत्र के गाजीपुर खावड़ा के अंदर एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां पायलट ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा, बीजेपी 400 का आंकड़ा पार करने के लिए बैठी है, जबकि उन्हें महिलाओं, बेरोजगारों और गरीबों से कोई राब्ता नहीं। पिछले 10 साल का टारगेट बीजेपी ने पूरा नहीं किया, अब 2047 की बात करने लगे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा के समर्थन में प्रचार करने के लिए सचिन पायलट दौसा पहुंचे थे। बीजेपी पर लगातार वो इस दौरान हमलावर दिखाई दिए। पायलट ने कहा कि बीजेपी ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जिसे देश की जनता भी समझ रही है। निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा है, विपक्षी पार्टियों के खाते सीज किए जा रहे हैं। अपनी बात रखने वाले लोगों को बीजेपी वंचित रख रही है, तो इससे जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी। सचिन पायलट ने उम्मीद जताई है कि जनता पंजे पर मतदान करके भाजपा के 25 के 25 सीटें जीतने के लक्ष्य को तोड़ेगी। उधर प्रत्याशियों के नामांकन वापस लेने के मामले में कांग्रेस पार्टी के अंदर अब वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने जिन प्रत्याशियों को अपना नाम लेने के लिए को कहा था, उन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित कर दिया। इसी बीच बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे कपूर सिंह ने पार्टी आलाकमान पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि उनको अंधेरे में रखकर पहले नामांकन पत्र दाखिल करवाया गया। अब भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन के नाम पर उनका नामांकन पत्र वापस लेने को कहा गया था। ये क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में बड़ा धोखा है, इसीलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं की आवाज बनकर अपना नामांकन पत्र वापस नहीं लिया है। बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी यही स्थिति है। कांग्रेस प्रत्याशी ने यहां पर अपना नामांकन वापस नहीं लिया। हालांकि बांसवाड़ा में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह आधिकारिक रूप से अरविंद डामोर को ही दिया है। इधर बागीदौरा विधानसभा सीट पर भी ये कशमकश कांग्रेस में दिखाई दी। हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, वो दिखाते हैं आपको। कांग्रेस पार्टी द्वारा बाप पार्टी के साथ में गठबंधन का ऐलान करने के बावजूद भी बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया।
और वहाँ अभी कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी खड़े हुए हैं तथा त्रिकोणीय मुकाबले में दमखम ठोक रहे हैं। हमारे साथ में कांग्रेस प्रत्याशी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने आज नामांकन वापस क्यों नहीं लिया और क्या आगे चलते हैं, क्या वापस फार्म क्यों नहीं लिया? देखो, मैंने नामांकन इसलिए वापस नहीं लिया कि पार्टी जो बाप से गठबंधन करना चाहती थी तो वो महीने 2 महीने पहले से चर्चा चल रही थी जी। जब पार्टी ने मुझे अंतिम चरणों में जब लास्ट समय था 4 तारीख का, उसके मुझे आधा घंटा पहले फॉर्म भरवाया और फॉर्म भरवाने के बाद में जब 8 तारीख अंतिम थी, उसके लास्ट टाइम में रात को कोई वो पोस्ट आता है और उसके बाद मेरे संपर्क तो नहीं हुआ, लेकिन यूँ मेरे को सूचना मिली और इसके बाद इन लोगों ने फॉर्म खींचने के लिए कहा। तो कोई मैं एक वकील हूँ साहब, पार्टी पैसे से वकील हूँ और मैं कानून और भारतीय संविधान को अच्छी तरह समझता हूँ। इसके बावजूद यदि कोई पार्टी मुझे घंटा समझे कि जो जैसे चाहे मंदिर में चाहे बजा लो, ये संभव नहीं है। तो आप क्या मुकाबला देखते हैं, त्रिकोणीय मुकाबला क्या मानते हैं? बिल्कुल मैं जीतूंगा। बागीदरा विधानसभा में कांग्रेस ने 50 साल से यहाँ काम कर रखा है, उनके विकास और उनके आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर नहर का काम किया, हमारे लोग गेहूं खा रहे हैं, मस्ती से जी रहे हैं। यहाँ पर हर प्रकार रोड की व्यवस्था है, यहाँ अष्टम बना गया, यहाँ हॉस्टल बना गया, स्कूल, ये तमाम जो है यहाँ का जो विकास और प्रगति कांग्रेस सरकार की है। बाकी दूसरी ना बीजेपी ना बाप ने कोई काम नहीं किया। क्या किया इस क्षेत्र में? नहीं, गठबंधन के लिए बात के आलाकमान, तो आप क्या मानते नहीं इसको? मैं तो आला कमान अब जो के वो, लेकिन मैं तो प्रत्याशी के रूप में जनता में तो मेरा मैसेज पहुंच गया और जनता मैसेज एक बार यदि कमान से 3 निकल गया, इसके बाद इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसको वापस कैसे पकड़ पाऊंगा मैं? आप कैसे मुकाबला करेंगे? 3 पार्टियां जो हैं कैसे मुकाबला बिल्कुल चुनाव जीतूंगा। तो अब कांग्रेस पार्टी के आधार पर अपने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में वकील हूँ, मेरा व्यक्तिगत काम कर रखा, 17 साल की वकालत है, लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ, इसके आधार पर मैं काम करूंगा। और मेरे साथ युवा है और युवा की विचारधारा के आधार पर लड़ रहा हूँ। यदि युवा की विचारधारा के विरुद्ध जाऊंगा तो मेरा आने वाले समय में मेरा भविष्य खत्म हो जाएगा। तो जो यहाँ की युवा और जनता की आवाज़ के आधार पर मैं चुनाव जीतूंगा। जो संसदीय क्षेत्र है भाजपा के डूंगरपुर में, उसका मानते हैं कौन जीतेगा? संसदीय क्षेत्र बागीदरा डूंगरपुर में हमारी कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस को देखा जाए तो 5 विधानसभा में आज लोग मतलब विधानसभा में जीते हुए उम्मीदवार हैं और ईमानदारी से यदि कोई पार्टी से गठबंधन नहीं करे और फालतू की बातों पे फालतू दुख में नहीं पड़े और पार्टी का ईमानदारी से मेहनत करे तो बांसवाड़ा डूंगर में सबसे ज्यादा जनार्दन कांग्रेस के साथ में। आपको पार्टी ने निष्कासित कर दिया, क्या कहते हैं? पार्टी का निष्कासित करना नहीं करना वो हमारे घर का मामला है, वो चलता रहेगा। वो तो मैं भी घर में ही हूँ, मैं भी पार्टी का, वो तो कोई परिवार के अंदर कोई छोटी मोटी गलती हो तो वो छोटी मोटी सजा मिलती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। तो आपने देखा कि कांग्रेस प्रत्याशी जो कपूर सिंह है वो पूरे मतलब है कि उनका कहना है कि मैं बड़े अंतरों से जीतूंगा और बांसवाड़ा डूंगरपुर जो संसदीय क्षेत्र है उसमें भी कांग्रेस को जीत मिलेगी तथा बागीदरा जो उपचुनाव है वहाँ पर भी कांग्रेस को भारी जीत मिलेगी। बांसवाड़ा से एनडीए के लिए सुभाष मेहता। रुक करते हैं अब कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र का, जहां एक चुनावी सभा से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला ने मंगलवार को बूंदी विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के पिछले 10 साल के शासन में एक नए भारत का उदय हुआ है। बीजेपी के पास लक्ष्य भी है और उसे प्राप्त करने का विजन भी। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के पास ना तो नेता है ना ही नीति है। जनता इस बार भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी को ही वोट करेगी। उन्होंने कहा कि जनता तैयार है प्रधानमंत्री को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला ने हट्टीपुरा, कंज कॉलोनी, मंगाल, रामनगर, जाटान समेत सांकरदा और सिलौर में जनसंपर्क किया है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की स्थिति तो यह है कि गठबंधन करने के लिए उसे छोटे छोटे दलों का साथ मांगना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक और प्रधानमंत्री मोदी 400 पार के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस अमेठी और रायबरेली जैसी सीटों पर भी प्रत्याशी नहीं तलाश पा रही है। इससे यह साफ हो जाता है कि कांग्रेस को भी परिणामों का अंदाजा हो गया है। ये चुनाव देश की सुरक्षा और देश को आगे बढ़ाने के चुनाव है। इसलिए ये दौर जो हमारा है 10 साल का, इस 10 साल में मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया है। जो अगला तीसरा कार्यकाल है वो मोदी जी का और ऐतिहासिक भी होगा और निर्णयदार भी होगा और इस भारत को वहां ले जाने वाला कालखंड भी होगा। बीजेपी और कांग्रेस ने इस बार अलवर में 2 यादवों पर दांव खेला है। बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं और कांग्रेस की ओर से मौजूदा विधायक ललित यादव के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। भूपेंद्र यादव अपने चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री की गारंटियों को भुना रहे हैं। उनसे बात की है हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ने, जो इस वक्त चुनावी दौरे पर वहां पहुंचे हैं। सर, अलवर के लिए आपके पास क्या योजना है? अलवर के सांसद के रूप में अलवर के विकास के लिए
मैं पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूँ। अलवर का एक तरफ औद्योगिक एरिया है और दूसरी तरफ सरिस्का जैसा विषय है। दोनों का विकास बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो सबसे बड़ा विषय है वो पानी का है। जी हाँ, मैं जितने लोगों और से प्रधानमंत्री जी की जो जल जीवन मिशन है वो कांग्रेस के समय उसमें भ्रष्टाचार हुआ। तो प्रधानमंत्री जी का जो जल जीवन मिशन है उसको अलवर में हम निश्चित रूप से हर घर तक लागू करेंगे। उसके अतिरिक्त जो नदियों को जोड़कर नहरी पानी लाने का विषय है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ ERCP का समझौता हुआ है और उसके साथ ही साथ जो हरियाणा के साथ यमुना का विषय हुआ है, तो डार्क जोन में जो पानी का विषय है ये एक महत्वपूर्ण विषय है और मैंने अपनी पब्लिक रिलीज में भी इसको कहा है और इसको प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। तो क्या अब आप उम्मीद दिलाते हैं लोगों को कि जल्दी से पानी ये तो आएगा? क्योंकि मैं महिलाओं से मिला, सबने बोला सरकार की योजना है और सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने तो अपने विजन से जल संसाधन मंत्रालय बनाया है। तो जो सांसद के नाते मेरा प्राथमिकता का जल संसाधन मंत्री भी राजस्थान से ही आते रहे और अब तो नई सरकार, जो सरकार का जो पूरा विजन एजेंडा, प्रधानमंत्री जी का अमृत सरोवर हो, जल संसाधन मंत्रालय में ये ERCP जैसा विषय हो, राजस्थान सरकार के यमुना के और चंबल को लेकर के मध्य प्रदेश और हरियाणा से समझौते, तो डार्क जोन की जो समस्या है वही सबसे बड़ी प्राथमिकता का विषय। अजय, इन्वायरमेंट मिनिस्टर, आप तो सरिस्का पे आपको आइडिया होगा क्या करना चाहिए, लेकिन एज ए सांसद भी आपकी एक जिम्मेवारी बनेगी। निश्चित रूप से, और मैं राज्यसभा सांसद के रूप में अलवर में सक्रिय भी रहा हूँ। 193 से ज़्यादा मैंने संसदीय कार्य भी कराए हैं, सरिस्का के एलिवेटेड रोड से लेकर के और यहाँ के ESIC अस्पतालों के निर्माण के विषयों में मेरी सक्रिय भूमिका रही है। तो अलवर के जो मेरा लगातार एक जुड़ाव रहा है उसी को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सरिस्का को बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा टूरिज्म में, बहुत ज़्यादा टूरिज्म उसके लिए रोड चाहिए, एलिवेटेड रोड चाहिए। नहीं, वो स्थानीय ग्रामीण जो है उनके आवागमन के लिए एक लंबी डिमांड थी, वो हो गया। उसका सैद्धांतिक स्वीकृति है, उसकी पहले से ही हो चुकी है। आप तो इतने बड़े स्ट्रेटेजिस्ट रहे अलग अलग राज्यों में जाके बहुत सारे लोगों को, तो फिर भूपेंद्र यादव जी को लोकसभा चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो पार्टी जहां तय करती है और कोई ऐसा स्ट्रेटेजिस्ट जैसा शब्द नहीं होता है। हम लोग, वो हम तो मानते हैं ना, आप अलग अलग राज्यों के प्रभारी रहे, आपने पार्टी को बिल्डअप किया, जो जिम्मेदारी होती है गठबंधन को बिल्डअप किया, जो पार्टी की जिम्मेदारी होती है उसी को पूरा किया जाता है। तो जो पार्टी तय करती है और जो लोगों से जुड़ाव रहता है उसके साथ मिलकर ही कार्य करते हैं। एक अंतिम सवाल है सर, 2 बार से राजस्थान में 25 की 25 सीटें आ रही है, क्या आपको लगता है तीसरी बार भी ये संभव है? तीसरी बार होने ही जा रहा है, संभव क्या है, ये वास्तविकता है कि 25 की 25 आ रही है। थैंक यू। लोकसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में प्रत्याशियों का धुआंधार प्रचार जारी है। इसी क्रम में नागौर लोकसभा के इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल आज डीडवाना दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर मतदाताओं से संपर्क किया और इंडी गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। इस अवसर पर जगह जगह बेनीवाल का भव्य स्वागत किया गया। कई गाँव में उन्हें घोड़े पर बैठकर जुलूस निकाला गया, वहीं कई जगहों पर डीजे के साथ उनकी रैली हुई है। बेनीवाल के स्वागत के लिए युवाओं में खासा उत्साह देखा गया और उन्होंने JCB मशीनों पर चढ़कर बेनीवाल के फूलों पर रैली पर फूल बरसाए। बेनीवाल ने अपने समर्थकों के साथ ट्रैक्टर भी चलाया। इस मौके पर हनुमान बेनीवाल ने मोदी सरकार के साथ भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा पर भी निशाना साधा है। बेनीवाल ज्योति मिर्धा की MBBS डिग्री पर सवालिया निशान उठाते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने नाथुराम मिर्धा की सिफारिश पर डॉक्टर की डिग्री उनको मिली है। उन्होंने कहा कि उस दौर में प्री-PG घोटाला हुआ था, उसमें ज्योति मिर्धा खुद आरोपी थी। बेनीवाल ने यह भी कहा कि ज्योति मिर्धा तो PMT के मार्फत डॉक्टर नहीं बनी, बल्कि बाबा नाथुराम मिर्धा की सिफारिश पर डिग्री उनको मिल गई थी। कि ERCP की तर्ज में सिंचाई का पानी खेत खेत कैसे आए, इसके लिए जो 70 साल हमें पीछे रखा, सब लोग जानते हैं किन्होंने रखा था। तो हम चाहेंगे कि एक दिन में तो पानी नहीं आ सकता, आपको पता, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि ऐसी कोई योजना बने कि नागौर संसदीय क्षेत्र और हमारे जिले जो हैं इनमें सिंचाई का पानी कैसे आए, इसको लेकर हम सब लोग तय करके और हमें सड़कों में संघर्ष करना करेंगे। और दूसरा, किसान की कर्ज माफी, ये हमारे लिए अहम इश्यू है और इस बार किसानों को कर्जा माफ करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। राजसमंद से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर दामोदर गुर्जर ने नाथद्वारा विधानसभा की विभिन्न पंचायतों में जनसंपर्क किया।
इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष देवकीनंदन गुर्जर सहित ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी और तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी दिखाई दी। ग्रामीणों ने दामोदर गुर्जर का स्वागत किया और गांव-गांव जनसंपर्क करते हुए कांग्रेस की टीम सासरा ग्राम पंचायत भी पहुंची, जहां ब्लॉक कांग्रेस की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। कांग्रेस के समर्थन में मतदान की अपील की गई। कहा गया कि हमारे देश में विभिन्न जाति वर्ग के लोग रहते हैं। कांग्रेस पार्टी सभी का सम्मान करती है, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस उम्मीद जता रही है कि इन तमाम जनसंपर्कों का लाभ सीधे तौर पर मतदान में उसको जरूर मिलेगा। ब्रेक के बाद बात पाली की करते हैं, जहां पुलिस ने बिना बिल के 2 किलो सोना जब्त कर लिया है। बाजार में इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए तक है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर सदर थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने पणिहारी चौराहे के पास नाकाबंदी की थी और जब क्रेटा कार को पुलिस ने रुकवा कर तलाशी ली तो गुप्त बॉक्स में सोने के बिस्किट रखे मिले। इनका वजन 2 किलो तक निकला। साथ ही इन 2 किलो सोने का बिल भी मौजूद नहीं था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जोधपुर निवासी अब्दुल सत्तार और अब्दुल रज्जाक नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। खबर उदयपुर से है, जहां दिन दहाड़े लूट और हत्या के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को डीएसटी टीम और भूपालपुर थाना पुलिस ने पकड़ लिया है। भूपालपुरा थानाधिकारी मुकेश सोनी ने बताया कि टीम ने हरियाणा के कैथल से आरोपी आशीष चौधरी को गिरफ्तार किया है, लेकिन जब आरोपी को हरियाणा से उदयपुर के भूपालपुरा थाना लाया गया तब भी आरोपी ने भागने की कोशिश की थी और दीवार से कूदने की वजह से आरोपी घायल भी हो गया। फिलहाल आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें 21 मार्च को उदयपुर के जैनम ज्वेलर्स के मालिक अनिल जैन की दुकान पर 3 बदमाशों ने लूट के इरादे से वहां पहुंचे थे। अनिल की हत्या कर करीब 80 लाख का सोना लूटकर दुकान से फरार हो गए थे। गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय के समीपवर्ता अलीगंज गांव के सोनपुर मोड़ पर 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में दोनों बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस और दोनों घायलों को गंगापुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां पर एक घायल को डॉक्टर ने इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। गफरुद्दीन मेवाती भपंग बजाते हैं। ये एक तरह का लोक वाद्य यंत्र है जो मेवात के इलाके में बजाया जाता है। पिछले महीने ही राष्ट्रपति ने इन्हें संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। गफरुद्दीन देश विदेश की यात्रा भी कर चुके हैं। उनके साथ उनका पूरा परिवार लुप्त हो रहे इस कला को बचाने में लगा है। हमारे अनुरोध पर उन्होंने चुनाव से संबंधित ये गाना सुनाया है, सुनवाते हैं आपको। चुनावी यात्रा में हम आप पहुंचे हैं अलवर, और अलवर में हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो कि उन्होंने एक वाद्य यंत्र के जरिए जो है अलवर का नाम रोशन किया है। इसको क्या कहते हैं सर? इसको भपंग बोलते हैं सर। ये शिव जी के डमरू से बना हुआ है। अच्छा। हाँ, इसको एक तरफ ये खाली है, पहले इसको हम लौकी से बनाया करते थे, लेकिन बारिश की कम होने की वजह से आजकल बेलों में लौकियां नहीं लग रही हैं, और इसको लकड़ी का बनाते हैं अब हम। अच्छा। तो इधर ये अलवर की पहचान है। जी, अलवर भरतपुर जिले की मेवात क्षेत्र है ये। जोगी घराना, मेवात जोगी घराने की पहचान है ये। तो इसमें आप क्या बजा के क्या गाते हैं? इसमें हम शिव जी के ब्याहला गाते हैं, ब्रज के रसिया गाते हैं इसपे, और कृष्ण जी के भजन गाते हैं हम इसपे, और मेवात के लोकगीत, पांडवों का कड़ा, महाभारत और लोक रामायण। तो ये महाभारत ये गाने के पीछे कोई कारण है क्या? क्या कारण है इसका? ये कारण सब पहले जो महाभारत जो काव्य था, ये
गांवों में जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम क्या करते हैं उसके माध्यम से। आज इस गांव में, कल उस गांव में हम अपने डेरे डाला करते थे और यहाँ की खबर, इस राज्य की खबर उस राज्य में दिया करते थे। वहाँ के राजा ये काम प्रगति का कर रहा है, वहाँ का राजा ये कर रहा है, भपंग बजा करके शिव जी का ये भपंग बजा करके इसके साथ में हम गाना बजाना करते हैं और इसी से। तो अब महाभारत, क्या इस एरिया का महाभारत से कोई लगाव है? बैराट है, अलवर और जयपुर राज्य में है वो बैराट, जहाँ पर एक वर्ष का अज्ञातवास काटा था पांडवों ने जो अज्ञातवास काटा था वो यही अलवर से काटा था। तो ये वही क्षेत्र है और इसीलिए ये, तो आप ये अपनी पीढ़ी को कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, कैसे ये आगे कैसे बढ़ेगा? जी, इस वजह से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके सामने हम गाते बजाते रहते हैं। और 7 देश, अब ये बच्चा है, अब ये 3-4 साल का हुआ है, इसको अभी तो हम स्टेजों पे ले जाते हैं, गाँवों में ले जाते हैं अपने साथ में। ये बजाता है? हाँ, बजाता है। तुमको आता है बजाने? क्या नाम है? एविन। अच्छा, क्या बजाता है? बजाओ जरा, बजाने आता, बजाइए। बजा। और ये कौन है आपका? ये मेरे बेटे हैं। बेटे हैं, ये भी बजाते हैं? ये भी बजाते हैं और गाते भी हैं? गाते भी हैं। शाहरुख खान है। इसमें इसको बचाने के लिए MA कर रखा है और BEd कर रखा है, लेकिन भपंग से इसको बचाने के लिए और पूरे भारत में, विश्व, अपने विदेशों में कार्यक्रम देते रहते हैं। शाहरुख खान जी, NDTV में आपका स्वागत है। एक और SRK से मिलाता हूँ मैं, ये अलवर के SRK हैं। तो आपने MA करके ये भपंग क्यों बजा रहे हैं आप? सर, ये हमारे भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय का धन्यवाद देना चाहता हूं और मोदी सरकार का, जो हमारी इस विरासत को बचाने में लगी। संस्कृति जो हमारी भारत की कला साहित्य संस्कृति है वो बहुत ही रिच्ड है, वो हम बचाने के लिए इसलिए बचा रहे क्योंकि संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने अभी मुझे जो संस्कृति मंत्रालय CCRT स्कॉलरशिप होती है वो मुझे दी है। मेरे पिता, मेरे गुरु जो अभी थे, ये हमारी परंपरा है, दादा परदादाओं से चली आ रही है। हम मेवाती जोगी घराने से हैं। हमारी जो ये पीढ़ी है, 17वीं 18वीं पीढ़ी है, जो कला है हमारी, इसको बचेगी तो हम विदेशों में, मेरे फादर जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पेरिस, लंदन में महारानी एलिजाबेथ हॉल में इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है। हमारी ये बहुत पुरानी कला है, जो हम जिस कम्युनिटी से हम आते हैं, हमारा काम यही है, मांगना और गुजारा बसर करना, और ये हम विरासत को बचाए हुए हैं। देखिए, इसी साल पिछले महीने की बात है, 6 मार्च 2024 को राष्ट्रपति महोदया, महामहिम राष्ट्रपति ने इनको जो है सम्मानित किया। ये क्या है? ये संगीत भारत सरकार मंत्रालय जो है, सांस्कृतिक मंत्रालय का संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड है, अवार्ड दिया है मुझको। ये बहुत अच्छा आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि ये आप जो है ये वाद्य यंत्र ले जाएं और इसकी विरासत आप बचा के रखें। शुरू हो जाइए। चुनाव पे मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि चुनाव पे यदि उन्होंने कुछ बनाया है, हाँ, तो वो हमें सुनाए। बाप बेटी की जोड़ी आप सुनाइए। चुनाव के वक्त जरूर अपने वोट डालने के लिए जाएं। सबको अधिकार है, अपना अधिकार का पालन करें। अरे मेरी सुन ली जो नर नारी है, अरे वोट करो जरूर, प्यारो अधिकार सुना। अब इनकी बात मान लीजिए, वोटिंग जिस दिन हो वो सब काम छोड़ के वोट जरूर कीजिए। और ये अपील हमने इनसे की थी और ये प्रस्तुति इन्होंने की है कि वोट करना जरूरी है, ये काम काफ़ी जरूरी है।